गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है डीजल इंजन के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारा डीजल इंजन का पावर पैक नियर अबाउट सेम ही रहा, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, जबकि हार्स पावर में एक ड्रास्टिक चेंज आया। जो इंजन 2600 हार्स पावर से डेवलप किया गया था वो धीमे धीमे 3500 हार्स पावर तक गया। साथ ही साथ जो इंजन पहले 12 दिन या 7 दिन में ट्रिप शेड्यूल पे आता था, या जिसका ईयरली शेड्यूल 1 साल में होता था, या जिसका जो है POH 5 साल में होता था, उसको हम उठा करके उसका आइडल टाइम बढ़ाते चले गए और उसका मेंटेनेंस भी हम धीमे धीमे आगे बढ़ाते चले गए। यानी कि 7 दिन के लिए जगह जो है हम 12 दिन में जो है करने लग गए, और जो 1 महीने का मंथली था वो हम 2 महीने में करने लग गए। ऐसे ही 1 साल का जो ईयरली था वो हम 2 साल में करने लग गए। तो नेचुरल है, हमने मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम की, हमने आइडल टाइम भी कम किया, जो कि उसकी अर्निंग का कारण बना, और साथ ही साथ हमने उसकी हॉलिंग पावर भी बढ़ाई। तो ये सब जो किया गया वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया, और वो सिस्टमेटिक तरीका था एक चरणबद्ध तरीके में इंजन में लगातार मेंटेनेंस के मॉडिफिकेशंस करते चले जाना। तो आज हम उन्हीं मॉडिफिकेशंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि डीजल इंजन का एक छोटा सा इतिहास, कि डीजल इंजन जो हमारा डीजल लोको आया रेल में, उसमें जो TOT है, TOT का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये अमेरिकन लोको कंपनी है, तो एल्गो कंपनी है। तो 1962 में इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ, जबकि DLW में इसका प्रोडक्शन 1963 से 1964 के बीच में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ये इंजन 2600 हार्स पावर के आसपास चलता रहा। लेकिन जो इसमें चरणबद्ध तरीके से मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो 1990 से ऑनवर्ड हुए, ठीक है। और उन्हीं के सहारे आज हम जो है इम्प्रूव्ड कंडीशन में इंजन को पाते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके, वो ऑब्जेक्टिव ये थे कि रिलायबिलिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, SFC में कमी लाई जाए। SFC माने स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है ना, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर bhp आवर होती है। यानी कि 1 bhp पे अगर इंजन को 1 घंटे के लिए चलाया जाए, 1 bhp यानी कि ब्रेक हार्स पावर, एक इंजन को 1 bhp पर 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो हमारे फ्यूल की खपत क्या होगी, और ये हम ग्राम में निकालते हैं। इसका एक बाकायदा एक एपरेटिस होता है। तो वही SFC है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो एक तो था कि रिलायबिलिटी बढ़ाई जाए इंजन की, दूसरा था कि SFC का रिडक्शन किया जाए, और हमारा डाउन टाइम जो कि मेंटेनेंस टाइम होता है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो है कॉस्ट भी एफिशिएंट हो, यानी कॉस्ट में कमी आए, और साथ ही साथ समय भी बचे, और साथ ही साथ पावर अपग्रेडेशन, कि हम इस इंजन की पावर भी बढ़ाएं। तो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव जब हम लोगों ने अपनाए और चरणबद्ध तरीके से जब मॉडिफिकेशन किया, तो हमारे इंजन में क्या सुधार हुए वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा जो है ईयर वाइज टाइम पीरियड दिखा रहा है, जबकि जो ब्लू लाइन में आपका ग्राफ दिखाया गया है दैट इज़ SFC है, और जबकि जो रेड लाइन में आपका ग्राफ दिखाया गया है दैट इज़ HP पर सिलेंडर है, यानी कि हार्स पावर पर सिलेंडर। यानी हमारे इंजन में एक सिलेंडर में कितनी हार्स पावर बन रही है या बनी है उस समय में।
तो देखिए 1960 से लेकर के और 2001 ऑनवर्ड तक ये दिखाया गया है और नियर अबाउट अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि इसके आगे फिर इसमें सुधार नहीं किया गया। हमने टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी और जीएम लोगों पे आ गए, तो अब इसी जगह रुका हुआ है और अब हम धीमे धीमे जीएम लोगों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि डीजल इंजन बनना बंद हो गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी एसएफसी है, अब देखिए तो उसमें 1960 से 90 के बीच में 166 ग्राम पर बीएचपी आवर थी, जो कि घट करके 2001 में 150 ग्राम पर बीएचपी आवर आ गई। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा 1960 से 90 के बीच में जो है 160 हार्स पावर पर सिलेंडर था, वो बढ़ करके 210 से 225 एचपी पर सिलेंडर हो गया, तो जो कि एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। ठीक, अब ये कैसे किया गया इसको देखते हैं। ठीक है, स्टेज वाइज मॉडिफिकेशन कैसे हमने स्टेज वाइज या चरणबद्ध तरीके में किया। सबसे पहली चीज़, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ 2600 हार्स पावर इंजन, यानी 2600 हार्स पावर की जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया वो किया गया एफई किट के एप्लीकेशन के माध्यम से। एफई माने फ्यूल एफिशिएंट किट। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट किट के माध्यम से या उसके एप्लीकेशन के द्वारा हमने एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, और जब एफिशिएंसी इम्प्रूव किया तो हमने इंजन को अपग्रेड किया 2600 से 3100 में, 3100 से 3300 में और फिर 3300 में से 3600 में, यानी 3600 हार्स पावर तक के इंजन हमने सेम वेरिएंट में डेवलप किए। ठीक है, यानी कि हमने हायर एचपी में अपग्रेडेशन किया, और उसके लिए जो हमने और साधन अपनाए वो थे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल इंजन। ठीक है ना, कि हमने प्योर इलेक्ट्रिकल से हट करके उसका कंट्रोल जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस कर दिया, और उस वेरिएंट में जो लोको बने वो थे WDM-3A, WGD-CA, WDP-3A एंड WDM-3D, और ये इंजन आज भी चल रहे हैं। ठीक है ना, आप जब जाएंगे तो आपको ये मिलेंगे। अब WDM-2 लोको नहीं है, या तो 2C अगर मिल गया एक आध तो मिल गया है, तो 3A ऑनवर्ड ही लोको मिलने वाले हैं, जो 3100 से लेके 3500 हार्स पावर में हैं। अब हायर एचपी इंजन बनाने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ा, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो जब हमने हायर एचपी, देखिए एक ही शरीर में एक ही इंजन में ज़्यादा पावर पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इंजन में पावर ज़्यादा क्रिएट करनी है तो हमें ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। ज़्यादा फ्यूल जलाने के लिए ज़्यादा हवा की मात्रा होगी, और ज़्यादा फ्यूल जलाने के बाद जो ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी और जो ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, उन सबको बाहर निकालने के लिए अब बेटर एक्सक्रीशन सिस्टम चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो या तो हमारा इंजन हेल्दी हो जाएगा ज़्यादा पावर निकालने के चक्कर में, और लॉन्ग ड्यूरेशन में वो फेल हो जाएगा। तो इसी संरचना पे काम किया जाता है। अब ये कैसे किया गया वो देखिए। तो सबसे पहले इसमें हाई एफिशिएंसी टर्बो का यूज़ किया गया। ठीक है, पहले जो चेंज किया वो हमने टर्बो सुपरचार्जर का चेंज किया, कि हमने हाई एफिशिएंसी का टर्बो लगाना शुरू किया। दूसरा किया कि जो कन्वेंशनल कैमशाफ्ट थी उसकी जगह पे स्टिफर या यूनिट कैमशाफ्ट का प्रयोग करना शुरू किया गया। तीसरा जो था वो पिस्टन और पिस्टन रिंग में चेंज किया गया, और उसके बाद चौथा जो किया गया
वो 251 प्लस सिलेंडर हेड और उसके वाल्व में चेंज किया गया। वाल्व में चेंज करने का मेन रीज़न था कि बेटर स्कैवेंजिंग प्राप्त हो। सिलेंडर हेड में चेंज करने का रीज़न ये था कि बेटर कूलिंग ऑप्शन हो और लाइट वेट भी हो और बेटर एफिशिएंट हो। ठीक है। इंजेक्शन पंप में डबल हेलिक्स इंजेक्शन पंप यूज़ किया गया। जब आगे पढ़ेंगे तो उसका जो बैरल होता है, तो पहले जो आपके फ्यूल इंजेक्शन पंप थे वो सिंगल हेलिक्स पे होते थे, जबकि बाद में वो डबल लगाना पड़ा, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा फ्यूल जलाना है अपग्रेडेशन करने के लिए तो नेचुरल है कि ज़्यादा फ्यूल का डिस्चार्ज भी पर सिलेंडर भेजना पड़ेगा। चूँकि एफआईपी के साइज़ में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, तो नेचुरली है कि डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए हमें बैरल में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि इस तरीके से डेवलप किए गए। अब ज़्यादा तेल भेजना है तो नेचुरल है कि जो हाई प्रेशर ट्यूब है उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ा हो गया। तो वो एचपी ट्यूब या फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब को भी मॉडिफाई किया गया, अपग्रेड किया गया। इसके बाद यदि ज़्यादा तेल जलेगा तो ज़्यादा हीट का एमिशन होगा और ज़्यादा हीट में से कुछ परसेंटेज हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल भी रिसीव करेगा और उसको एमिशन करने के लिए या उसको निकालने के लिए हमें बेहतर लूब ऑयल कूलर की ज़रूरत होगी। तो हमने कन्वेंशनल लूब ऑयल कूलर की जगह मॉडिफाइड लूब ऑयल कूलर का प्रयोग करना शुरू किया। आज की डेट में जितने भी लूब ऑयल कूलर लग रहे हैं मैक्सिमम प्लेट टाइप लूब ऑयल कूलर हैं। जब आगे वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लेट टाइप लूब ऑयल कूलर बेटर हैं विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशनल लूब ऑयल कूलर, और साथ ही साथ बेटर हीट डिसिपेशन के लिए हमें मैकेनिकली बॉन्डेड बेटर कोर भी यूज़ करना शुरू किए। इसके अलावा जो चेंजेस हुए वो मल्टी ग्रेड ऑयल, यानी ऑयल का ग्रेड हमने चेंज किया, दैट इज़ लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग लाइफ फिल्टर का प्रयोग किया, जिससे कि हम अपनी मेंटेनेंस पीरियोडिसिटी को बढ़ा सकें, क्योंकि फिल्टर चोकिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से हमको इंजन को बहुत जल्दी बनाना पड़ता था। इससे लो लूब ऑयल प्रेशर ड्रॉप होना एंड सो ऑन, दुनिया भर की दिक्कतें थीं, जिनको चेंज करने के लिए सबसे पहले लूब ऑयल फिल्टर की ही पीरियोडिसिटी पे ध्यान दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा फ़िल्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पैरेलल में एक सेंट्रीफ्यूगल ऑयल क्लीनर लगाया गया, जिसको सेंट्रीफ्यूज बोला गया। मैं आपको लूब ऑयल सिस्टम में बता भी चुका हूँ, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा जो हमारा सस्पेंशन बेरिंग्स थी उनकी जगह एमएसयू लगाया गया और उस एमएसयू को रोलर सस्पेंशन बेरिंग बोला गया। एमएसयू माने मोटर सस्पेंशन यूनिट। तो पहले हमारे पास था सस्पेंशन बेरिंग होती थी, जो कि प्लेन बेरिंग होती थी, और वो एक विक असेंबली होती थी जो तेल में डूबी रहती थी और उस प्लेन बेरिंग को लुब्रिकेट करती थी, उसको बोलते थे सस्पेंशन बेरिंग। लेकिन उसमें भी दिक्कत वही थी कि सस्पेंशन बेरिंग में तेल कम हो जाना, जिसकी वजह से बार बार जल्दी जो है मेंटेनेंस के लिए बुलाना, अदरवाइज सस्पेंशन बेरिंग जल जाएगी, और सस्पेंशन बेरिंग जलेगी तो हमारी एक्सल भी ख़राब हो जाएगी, बार्न हो जाएगी। तो उसकी जगह जो मॉडिफिकेशंस किए गए, उसकी जगह सस्पेंशन बेरिंग को ख़त्म करके हम एमएसयू पे आ गए। आज की डेट में मैक्सिमम लोग को एमएसयू पे हैं। विक पैड असेंबली ख़त्म हो चुकी है, सस्पेंशन बेरिंग समाप्त की जा चुकी है, और रोलर सस्पेंशन बेरिंग को दूसरा नाम है, दैट इज़ एमएसयू, मोटर सस्पेंशन यूनिट। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम में चेंज करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर बेस गवर्नर लगाया गया। ठीक है। जिससे कि हमारे इंजन की कंट्रोलिंग और बेहतर हो सके। ब्रेकिंग एफिशिएंसी, जब हमारा हार्स पावर बढ़ेगी तो नेचुरल है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो ब्रेक में एफिशिएंसी जब कम होती है जब हवा में मॉइस्चर बढ़ने लगता है। हवा के मॉइस्चर को दूर करने के लिए हमें एयर ड्रायर का प्रयोग करना शुरू किया और पैनल माउंटेड ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया गया।
ये सारे मॉडिफिकेशंस एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके में किए गए और वो थे हमारी प्रैक्टिसेस के आधार पर कि हम लोगों को अपग्रेड करना चाहते थे, साथ ही साथ मेंटेनेंस को भी डाउन टाइम को कम करके मेंटेनेंस के पीरियडिसिटी को बढ़ाना चाहते थे और उसी आधार पर ये अपग्रेडेशन अपनाए गए। ठीक है, अब हायर एचपी इंजन में जो है, हायर एचपी यानी कि जिसकी हार्स पावर बढ़ा दी जाए या बढ़ गई है, उसमें जो इम्प्रूव कंपोनेंट हैं वो सबसे पहला है हाई एफिशिएंसी टर्बो सुपरचार्जर। सबसे पहले अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ाई इंजन की तो नेचुरल है कि हमने उसी सेम इंजन में जिसका कि बोर और स्ट्रोक पर सिलेंडर सेम रहा क्योंकि डिज़ाइन फैक्टर में चेंज नहीं हुआ, तो नेचुरल है कि सेम वॉल्यूम में, इसको सीसी बोलते हैं, सेम वॉल्यूम में हमने ज़्यादा तेल को जलाया। तो जब ज़्यादा तेल को जलाया तभी हमें ज़्यादा हार्स पावर प्राप्त हुई और उस ज़्यादा तेल को जलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ेगी, दैट इज़ एयर यानी ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन को पाने के लिए हमारे पास एक मार्ग आ रहा है, दैट इज़ सुपर चार्जिंग। और सुपर चार्जिंग के लिए हमने लगाया हुआ है टर्बो सुपर चार्जर। तो सबसे पहले हम चले गए हाई एफिशिएंसी टर्बो सुपर चार्जर पे, उससे परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट हुआ और जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसके लिए कि हम टर्बो कैसा चूज़ करें, वो यही थे कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे, मेंटेनेंस मिनिमाइज़ हो, एसएफसी भी इम्प्रूव करे यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ग्राम पर bhp आवर जो यूनिट है उसकी वो हमारी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ हम हाई एचपी को गेन कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ द चार्ट और ये चार्ट मुझे लगता है कि हमने टर्बो में भी डिस्कस किया है। नियर अबाउट वही चार्ट है, बस चार्ट है और ये जो है टाइम पीरियड वाइज है और मुझे लगता है कि टाइम पीरियड वाइज हमने यूज़ किया है। फिर भी चलिए देख लीजिए, 60 से 90 के बीच में जो हमारे टर्बो लगते रहे, दैट इज कन्वेंशनल टर्बो जिसको एल्को टर्बो भी बोलते हैं। एल्को 720 टर्बो था ये, जिसकी एफिशिएंसी केवल 50% थी। रेटेड एसएफसी थी 168 ग्राम पर bhp आवर, जबकि एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर जो होता था वो 600 डिग्री होता था और इसको मेंटेनेंस करने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 6 महीने। ठीक है, इसमें जो बेरिंग फिट करते थे वो इंटरफेरेंस फिट पे थी और थ्रस्ट हमेशा हॉट साइड होता था। थ्रस्ट हॉट साइड होने की वजह से इसकी ऑयल सील जल्दी डैमेज होती थी और हमारा टर्बो के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते थे और इसीलिए हमें हर 6 महीने बाद इसको मेंटेनेंस के लिए उतारना पड़ता था। और उस समय हमारा जो हाफ ईयरली शेड्यूल था वो 6 महीने पर ही होता था और टर्बो सुपर चार्जर हमारे हाफ ईयरली शेड्यूल का हिस्सा था, जिससे हमें उसे उतार करके इसका मेंटेनेंस करना पड़ता था। ठीक है, फिर 90 से 95 के बीच में हमने नेपियर का टर्बो लगाया, और ABB का VTC 304 जो कि वाटर कूल टर्बो है। ये दोनों टर्बो यूज़ करना शुरू हुए। इससे हमारी जो इसमें एक तो जो टर्बो की ओवरऑल एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, जो कि 62% हो गई। हमारा SFC भी यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी गिरा, जो कि 156 ग्राम पर bhp आवर आया। एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हुआ, जो कि 580 डिग्री सेल्सियस पे आया और इसकी फ्रीक्वेंसी जो आई वो 2 से 3 साल। ये बेटर ऑप्शन था कि हम अब टर्बो को 2 साल में हमने उतारना शुरू किया और टर्बो की वजह से इंजन का फेलियर कम होना शुरू हुआ। ठीक है, इसमें जो खासियत थी वो ये थी कि बेरिंग स्लाइड फिट पे थी और थ्रस्ट हमारा कोल्ड साइड पे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो दिक्कतें आनी शुरू हुई वो ये था कि वाटर कूल टर्बो में वाटर लीकेज के फेलियर ज़्यादा होते हैं। थर्मल लोडिंग की वजह से
अगर हमारा कूलिंग इम्प्रॉपर हो जाए पर्टिकुलर किसी टर्बो के किसी हिस्से में, तो थर्मल स्ट्रेस की वजह से बॉडी क्रैक्स और वाटर लीकेजेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद और आगे चले 95 से 2000 के बीच में, तो हमारे पास एक टर्बो आया, दैट इज़ ट्विन डिस्चार्ज। ट्विन डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो टर्बो की हवा है वो लेफ़्ट और राइट बैंक में अलग अलग प्रेशराइज कंडीशन में दी जाए, ठीक है। और ये जी टर्बो था। एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर हुई जो कि 64% हुई। एसएफसी थोड़ी सी और बेटर हुई जो कि 154 ग्राम पर bhp आवर हुआ। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर में बहुत सुधार आया जो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। और इसकी जो मेंटेनेंस पीरियोडिसिटी थी वो थी 6 साल, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि ड्यू टू वाइब्रेशन, जो इसका डिज़ाइन था, ड्यू टू वाइब्रेशन इसमें एयर लीकेज के फेलियर बहुत होने लग गए ड्यूरिंग रनिंग, जिसकी वजह से इसको बाद में प्रयोग नहीं किया गया। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2 साल तक इसको प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद जितने भी लोगों पे लगा था सब में से हटा दिया गया। और आज की डेट में शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लोगों में लगा हुआ है, ये 100% हटा दिया गया, क्योंकि ट्विन डिस्चार्ज के लिए 2 आफ्टर कूलर लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए थे और इतना कंजस्टेड लोको बन गया था जिसमें मेंटेनेंस करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। साथ ही साथ जो फेलियर हो रहे थे उनको हम रोक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इस ट्विन डिस्चार्ज को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसका और मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया गया, दैट इज़ एयर कूल्ड टर्बो, जो कि 2000 ऑनवर्ड आए। ये न्यू जनरेशन टर्बो थे जो कि हिस्पैना सूजा था, HS 5800 NGT, और साथ ही साथ ABB एयर कूल्ड टर्बो आया, दैट इज़ ABB TPR 61। ये दोनों एयर कूल्ड थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें जो टर्बो की एफिशिएंसी थी ओवरऑल वो 70% थी, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन थी। एसएफसी जो है इम्प्रूव करके 151 ग्राम पर bhp आवर आ गई, जो कि आज भी यूटिलाइज़ हो रही है। और एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हुआ। तो ये बेटर कंडीशन है जो आज की डेट में भी इंजन में चल रही हैं। आज डेट में मैक्सिमम जो है हिस्पैना सूजा और ABB TPR 61, कहीं कहीं ABB का जो है VTC 304 यूज़ हो रहा है वाटर कूल। अदरवाइज़ ABB TPR 61 पे हम जा चुके हैं। इससे क्या बोलते हैं, फेलियर जो है मिनिमाइज़ रहते हैं और बड़े आराम से 3 से 6 साल तक हमें टर्बो को छूना नहीं पड़ता है और टर्बो का फेलियर नहीं होता है। इसमें भी बेरिंग स्लाइड फिट पे है और थ्रस्ट हमारा बोथ साइड है। नो वाटर कूलिंग, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, दैट इज़ नो वाटर कूलिंग। कि वाटर कूलिंग होने की संभावना, वाटर कूलिंग नहीं करते हैं जिससे कि वाटर फेलियर की संभावनाओं से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। अब ये हमारे वाटर कूल टर्बो हैं ABB VTC 304 और नेपियर, जो आपको अभी भी लाइन पे कहीं कहीं दिख जाएंगे। ये ट्विन डिस्चार्ज हैं जो कि GE और ABB ने बनाए थे, जो कि बाद में एक्सेप्ट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें एयर लीकेज का फेलियर बहुत ज़्यादा था और एयर लीकेज की वजह से हालिंग पावर पुअर होना और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, जिनको कि हम सुधार नहीं पाए और धीमे धीमे इनको इंजनों से हटा दिया गया, ठीक। दिस इज़ द न्यू जनरेशन, दैट इज़ ABB TPR 61 एंड हिस्पैना सूजा यानी कि HS 5800 NGT। ये दोनों टर्बो आपको बहुतायत में अब देखने को मिलेंगे। जब आप लोको पे पहुँचेंगे तो आपको ये टर्बो मिलेंगे। दोनों एयर कूल्ड टर्बो हैं और लेटेस्ट वर्जन है जो कि आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी भी मोर देन 70% है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दूसरा। ये था
कि ज़्यादा तेल जलाने के लिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और साथ ही साथ टर्बो की वजह से जो टर्बो हम लगाएं उसकी वजह से हमें जो है एफिशिएंसी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के लिए बार बार लोगों को जल्दी न बुलाना पड़े, उस आधार पे टर्बो का चयन किया गया था। अब बात करते हैं कि ज़्यादा अगर तेल जलाना है तो ज़्यादा तेल पहुंचाना भी तो पड़ेगा, ठीक। और उसका पहला संसाधन है दैट इज़ कैम्पशाफ्ट, ठीक है। तेल जलाने के लिए और तेल पहुंचाने के लिए जो मेन हमारा साधन होता है वो होता है कैम्पशाफ्ट, क्योंकि कैम्पशाफ्ट हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप को एक्चुएट भी करता है, साथ ही साथ वाल्व को ओपन एंड क्लोज भी करता है, ठीक है। तो जो दूसरा मॉडिफिकेशन किया गया वो था स्टिफर यूनिट कैम्पशाफ्ट, यानी कि कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट की जगह हमने यूनिट कैम्पशाफ्ट का प्रयोग करना शुरू किया। आगे पिक्चर शायद दिखाई देगी, देखिएगा। तो जो यूनिट कैम्पशाफ्ट होता है वो होता है मोर रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, रिप्लेस करना ज़्यादा आसान होता है, और हाई एचपी लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लॉन्गर डाया है, और 2000 ऑनवर्ड हम मैक्सिमम लोगों में DLW ने यूनिट कैम्पशाफ्ट या स्टिफर कैम्पशाफ्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये इसके कुछ डाटा दिए हुए हैं, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तभी ये डाटा समझ में आएंगे। अभी इन डाटाओं को आपको समझाना थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी बेस सर्किल डाया इन mm। तो जो हमारे कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट थी उसमें 82.75 था, जो कि यूनिट कैम्पशाफ्ट में भी कन्वेंशनल जो FE हुआ, FE मतलब फ्यूल एफिशिएंट कैम्पशाफ्ट लाएगा, इसके बाद उसमें भी सेम रहा, जबकि यूनिट स्टिफर कैम्पशाफ्ट में ये डाया बढ़ के 112.116 हो गया। तो सेम कंडीशन वही वहाँ नीचे है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, तो जो नीचे लंबी वाली कैम्पशाफ्ट है वो कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट है। वो कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट में का डाया और ऊपर वाली यूनिट कैम्पशाफ्ट का डाया दोनों में अंतर है, पहला। दूसरा, कन्वेंशनल कैम्पशाफ्ट सिंगल पीस जो होता था उससे हम 2 सिलेंडर हेड के FIP और वाल्व को चलाते थे, ठीक है। जबकि यूनिट कैम्पशाफ्ट केवल 1 सिलेंडर हेड के लिए पर्याप्त होता है। इसमें 3 लोब लगे हुए हैं, बीच वाले लोब से फ्यूल इंजेक्शन पंप, लेफ्ट वाले लोब से इनलेट वाल्व और राइट वाले लोब से एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेट होते हैं। तो ये यूनिट कैम्पशाफ्ट है, और आज की डेट में यही यूनिट कैम्पशाफ्ट प्रयोग की जा रहे हैं, ठीक है। नाउ पिस्टन पहले भी बताया जा चुका है, फिर बता देता हूँ कि कंबशन चैम्बर में जो हीट जनरेट होती है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है हमारा पिस्टन क्राउन बियर करता है। इस समय हमारा तेल जलता है तो पिस्टन क्राउन चूँकि जो है कंबशन चैम्बर का हिस्सा है, तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ हीट जो है इसको सहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो पहले लगते थे वो एल्युमिनियम अलॉय पिस्टन थे, उनके क्राउन हमारे जल्दी ख़राब होने जाते थे, जिनको रिप्लेस करके स्टील कैप पिस्टन में कन्वर्ट किया गया। और सबसे पहले जो लाया गया कि स्टील कैप को 4 बोल्ट और 6 बोल्ट डिज़ाइन में लाया गया, ठीक है। जबकि बाद में जो G पिस्टन आए वो सिंगल बोल्ट डिज़ाइन में आ गए। ध्यान से देखिए, ये 6 बोल्ट डिज़ाइन है, इसमें ये स्टील कैप लगी हुई है जिसमें 6 बोल्ट हैं, लेकिन ये टॉप फेस पे हैं, टॉप फास्टनिंग है। टॉप फास्टनिंग में क्या होता है कि ये फायर फेस से
के सामने आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें दिक्कत आनी शुरू हुई तो हमने क्या किया कि इम्प्रूव डिज़ाइन बॉटम फेस तो कर दिया और अब हमने 6 की जगह 4 बोल्ट पे कर दिया। ठीक है, IPL 4 बोल्ट डिज़ाइन पिस्टन आ गए और उसके बाद सबसे आखिरी में G का हमने पिस्टन यूज़ करना शुरू किया, जिसमें बॉटम पे जो है सिंगल बोल्ट डिज़ाइन पे ये पिस्टन हमारा काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये उसकी बाहर से फ़ोटो है जी की सुपर बाउल पिस्टन की, जो कि सिंगल बोल्ट डिज़ाइन पे है और इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 11.75 मेंटेन होता है। ठीक, उसके लिए यूज़ करते हैं ये इम्प्रूव पिस्टन रिंग है। जब आप इसको देखने के लिए जब तक आप लाइन पे नहीं पहुंचते हैं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा वही जानते हैं जो पिस्टन के मेंटेनेंस से जुड़ते हैं। फिर भी जब आप लाइन पे चलेंगे तो एक बार मैं चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या मॉडिफिकेशंस हैं। कन्वेंशनल का सबसे पहले लगा हुआ है, उसके बाद FE रिंग्स उसके बगल में लगी हुई हैं। ठीक है, छोटे छोटे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेंटेन किए गए हैं, जो कि बेटर ऑयल स्क्रैपिंग के लिए, बेटर कंप्रेशन के लिए मेंटेन किए गए हैं। ठीक है ना। सिलेंडर हेड का जो आप लोगों ने एक वीडियो दिया था मैंने, उसमें आपको 251 सिलेंडर के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे 251 सिलेंडर का ही फ़ोटो दिया गया है सामने आपके, जिसका मेन काम है हीट ट्रांसफ़र को इम्प्रूव करना, एग्जॉस्ट पोर्ट में क्रैक ना होना। ठीक है, और स्टड के जो होल हैं, साइड कास्टिंग है, वो स्पेशली डिज़ाइन करना हाई HP सिलेंडर के लिए। साथ ही साथ लो वेट। ठीक है, लो वेट क्रिएट करने के लिए पुशराट के जो हाउसिंग है उनको अलग से लगाना, जो कि एल्युमिनियम की है। ये इसकी ये फीचर पे देख लेते हैं। थिन वॉल सेक्शन ऑफ फायर डेक फॉर बेटर हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ये बेटर हीट ट्रांसफ़र करने में सक्षम है, जिसके लिए फायर डेक जो इसका बना है वो थिन वॉल सेक्शन से बना हुआ है। ठीक है, बेटर वाटर सर्कुलेशन के लिए जो आपका मिडिल डेक है उसके डिज़ाइन में चेंज किया गया है। और इम्प्रूव कंडीशन में वाटर कूलिंग के लिए, ठीक है, और फायर फेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें 14 कोर का कास्टिंग की गई है। कोर कास्टिंग पता नहीं आपको पता है कि नहीं, चलिए जब क्लास में आते हैं समझाता हूँ। एक्चुअली जब कास्टिंग करते हैं दैट इज़ डाई कास्टिंग होती है। तो एक बंद बर्तन में समझ लीजिए या बंद डाई के अंदर हम मोल्टन मेटल को डालते हैं, जिससे कि कास्टिंग तैयार होती है। और जहाँ जहाँ पे हमको उसमें मेटल नहीं पहुँचाना होता है वहाँ पे हम जो है मेटालिक या सैंड के पीस को प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंटरनल होते हैं और जिनको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 14 कोर का प्रयोग किया गया है। पहले डमी जो लगती थी वो थ्रेडेड थी, जो कि अब फ्रॉस्ट प्लग इसमें लगा दिए गए हैं, जो कि फेलियर होने के चांसेस, बहुत लीकेज होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, लाइटर बाई 8 kg वेट कम किया गया है। ठीक है ना। और रिटेनिंग रिंग फॉर वॉल सीट इंसर्ट एलिमिनेटेड। पहले वॉल सीट इंसर्ट लगाने के लिए रिटेनिंग रिंग लगाई गई थी, जो कि इसमें हटा दी गई है, और वॉल सीट इंसर्ट डायरेक्ट फेस टू फेस मैचिंग के साथ फिट किए जा रहे हैं। ठीक, नाउ वाल में भी इम्प्रूवमेंट किया गया कि जो एग्जॉस्ट वाल थे वो इनकोनल मटेरियल के बनाए गए,
जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इम्प्रूव हुई, लॉन्गर लाइफ मिली। ठीक है। और इनलेट वाल्व विथ थिकर नेक और 30 डिग्री सीट एंगल पे लगाए गए। तो ये पहले भी बताया है, वही है यहाँ पे। अब इससे क्या होता है कि मोर ओपनिंग एरिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेशराइज एयर है सुपर चार्जिंग की, उसको बढ़िया फ्लो मिले, उसका फ्लो का गाइड बढ़िया हो, जिससे कि बेटर स्कैवेंजिंग हो। ये 30 डिग्री जो किया गया था वो बेटर स्कैवेंजिंग के लिए ही किया गया, जिससे कि हमारा एग्जॉस्ट गैस का पूर्णतः निकास हो सके। एक्चुअली जो स्कैवेंजिंग होती है वो होती है ओवरलैपिंग पीरियड की वजह से। ओवरलैपिंग पीरियड यानी कि वो पीरियड जिसमें कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व एक साथ खुले रहते हैं। एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। 63 डिग्री आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट ऑपरेशन में, और 60 डिग्री आपका सक्शन में, यानी कुल मिला के 123 डिग्री ये ओवरलैपिंग पीरियड होता है। और इसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुले होते हैं। जिस समय एग्जॉस्ट वाल्व से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, उसी समय इनलेट वाल्व के थ्रू हमारी फ्रेश एयर आना शुरू करती है। और वायर डायग्राम अगर आपको पढ़ाया गया हो तो वायर डायग्राम के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया से हमारी सारी जली हुई गैसेस को बाहर निकाल देती है। तो ये बेटर स्कैवेंजिंग के लिए हमारा ये किया गया था कि इनलेट वाल्व में जो है, जो एंगल था सीट एंगल, वो 30 डिग्री रखा गया था। ठीक है। सो ये दिखाया गया है 30 डिग्री वाल्व और 45 डिग्री वाल्व। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। वो इतना पढ़ लीजिए, फिर अगला वीडियो हम बाद में पोस्ट करते हैं। थैंक यू।